यहाँ पर दो वर्गों में लोग बट गए थे और बातें करने लगे थे। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे। तब यह ठाकुर बारी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुर बारी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुर बारी नहीं कर सकेगी। एक वर्ग के जो लोग थे उनका कहना था कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो ठाकुरबाड़ी है वह सिर्फ अपने गांव में ही नहीं लेकिन पूरे उस राज्य के या फिर पूरे इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी साबित होगी। और फिर इन लोगों का भी कुछ ना कुछ काम इस ठाकुरबाड़ी से था या फिर ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ आर्थिक ऐसे फायदा होने वाला था। या फिर कुछ लोग बहुत ही पेटू थे जी, जो कि हर रोज ठाकुरबाड़ी के यहाँ कुछ प्रसाद वगैरह या फिर कुछ खाने की चीजें या फिर कुछ भोजन मिल जाए, तो इस प्रकार से वो ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे। तो इसलिए इनका कहना था कि हरिहर काका को सारी जमीन ठाकुरबाड़ी को दान देनी चाहिए। मतलब कोई भी हरिहर काका के बारे में नहीं सोच रहा था कि उनके लिए क्या अच्छा साबित होगा। हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने स्वार्थ के बारे में देख रहा था। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। और इस वर्ग के जो लोग हैं वो तो थे थोड़े से धार्मिक मतलब भगवान को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, लेकिन इसके साथ साथ उनका एक दूसरा स्वार्थ भी था। ये किसी न किसी प्रकार से जो ठाकुरबाड़ी है या फिर जो मंदिर है ठाकुर जी का, उससे जुड़े थे, क्योंकि यह जो लोग थे वह बहुत ही पेटू चटोर किस्म के लोग थे। पेटू चटोर मतलब खाने के लालची लोग, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लालची लोग थे। और इसलिए साधु संतों के साथ अगर कुछ प्रसाद मिल जाए इन लोगों को, या फिर किसी उत्सव के संदर्भ में या फिर किसी फेस्टिवल के दौरान उनको अगर गांव के लोग बहुत अच्छा अच्छा भोजन भगवान जी को चढ़ाते हैं, तो इनको भी कुछ खाने को प्रसाद मिल जाता है। तो इसलिए यह लोग ऐसा सोचते कि ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी हो जाए ताकि उनका स्वार्थ भी सच जाए। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती है। हिमायती मतलब तरफदारी करने वाले लोग। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्दे पल रहे होते हैं। एक पहला तो वर्ग था जो कि जिसका मानना था कि हरिहर काका को संपत्ति ठाकुरबाड़ी को दान देनी चाहिए, मतलब उस ठाकुर जी के मंदिर में। और दूसरा वर्ग था, मतलब दूसरा जो ग्रुप था लोगों का, उन लोगों का यह कहना था कि हरिहर काका को अपनी संपत्ति अपने भाइयों को ही दान देनी चाहिए, क्योंकि उनका भी एक स्वार्थ था। क्योंकि वो भी कैसे लोग थे, प्रगतिशील विचारों वाले लोग तो थे, लेकिन वो भी वैसे किसान थे जैसे कि हरिहर काका के भाई थे। उनके यहाँ भी हरिहर काका जैसे कोई मर्द या फिर औरतें पल रहे होते। मतलब मान लो उनके कोई भाई है जिनकी संतान नहीं है, या फिर उनके कोई चाचा है, या फिर अगर उनकी कोई बहन है या फिर कोई बुआ है कि जिनकी खुद की फैमिली नहीं है, मतलब खुद के किसी औरत का पति नहीं है, बच्चे नहीं है, या फिर कोई मर्द ऐसा जिसकी खुद की पत्नी नहीं है और बच्चे भी नहीं है, तो उनकी संपत्ति इन्हीं लोगों को, जो लोग अभी हरिहर काका के भाई के पक्ष में बोल रहे हैं, तो वैसे ही इनके घर की भी सिचुएशन थी इन लोगों के। इसलिए वो कहते हैं कि हरिहर काका को अपनी संपत्ति अपने भाइयों को दान देनी चाहिए, क्योंकि अगर गांव में एक रिवाज पड़ जाता है तो बाकी लोग भी उनका अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इसलिए इन लोगों का यह कहना था कि हरिहर काका अगर उनकी संपत्ति जो जमीन है अपने भाइयों को दे देते हैं, तो उनके यहाँ पर जो रहने वाले जो उनके भाई हैं या फिर चाचा है या फिर बुआ है, किसी की बहन है, तो उनके नाम पर भी कुछ ना कुछ संपत्ति जरूर होती है। तो वे लोग भी हरिहर काका का अनुकरण करेंगे कि जैसे हरिहर काका ने खुद की संपत्ति, खुद की जमीन अपने भाइयों को दे दी, तो हमें भी हरिहर काका का अनुकरण करते हुए, या फिर हरिहर काका ने अपने फैमिली को पहले देखा, ठीक उसी तरह से वो लोग भी अनुकरण करेंगे। और फिर ऐसे मानने वाले जो लोग हैं इनका भी स्वार्थ सच जाएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में देख रहा था, कोई भी हरिहर काका के हित के बारे में नहीं देख रहा था। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। और इस प्रकार से जो गांव का वातावरण है बहुत ही तनावपूर्ण, मतलब बहुत ही टेंशन भरा हो गया था, और कुछ न कुछ घटित होने की, मतलब कुछ घटना हो जाए, इस तरह से वह प्रतीक्षा कर रहे थे।
दरअसल ऐसा ही होता है समाज में, बहुत बार ऐसे ही होता है कि अगर कोई भी बड़ा इंसान है, उसके यहाँ पर कुछ मसला हो जाता है, तो कुछ लोग अपना स्वार्थ कैसे सध जाए वो देखते हैं। तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही हो रहा था। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें। और यहाँ पर हरिहर काका के भाई अब धीरे धीरे हरिहर काका को समझाने लगे थे। उनकी जो भावी आशंका है, भावी मतलब आने वाले समय की, आशंका मतलब शंका, मतलब जो कुछ घटित हो सकता है इसके बारे में अब ये अंदाजा लगा रहे थे। और उसको मद्देनजर, मद्देनजर मतलब किसी बात को ध्यान में रखते हुए वो हरिहर काका से यह निवेदन, निवेदन मतलब प्रार्थना या फिर विनती, रिक्वेस्ट कहते हैं हम उसको, तो वो रिक्वेस्ट करने लगे थे, विनती करने लगे थे कि अपनी जो जमीन है वह उनके नाम पर, मतलब अपने भाइयों के नाम पर लिख दे। उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अब हरिहर काका के जो भाई है, हरिहर काका को बहुत ही मीठे से प्यार से समझाने लगे थे, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे थे कि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, या फिर हमें भी आप हमारे भाई हैं, हमारा खून का रिश्ता है। इस तरह से वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी जमीन हथियाना चाहते थे। लेकिन हरिहर काका सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि वो पहले अपने परिवार से नाराज हुए थे, फिर महंत जी से नाराज हुए थे, इसलिए वह अब सोचने लगे थे। और इस विषय पर उन्होंने एकांत में, मतलब कहीं अकेले में जाकर लेखक के साथ उन्होंने बातचीत की थी, क्योंकि वो लेखक को अपना दोस्त मानते थे और बहुत सारे बातें वो लेखक के साथ शेयर करते थे, उनको बताते थे। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। फिर लेखक ने और हरिहर काका ने चर्चा करके यह निर्णय लिया कि अपने जीते जी, मतलब जब तक वो मरते नहीं है तब तक अपनी जमीन किसी को भी नहीं देनी है, किसी के भी नाम पर नहीं करनी है। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, निष्कर्ष, मतलब परिणाम उनकी चर्चा का यह निकला कि अपनी जमीन किसी को भी नहीं देनी है, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। और यह जो डिसीजन लिया था, यह जो निर्णय लिया था कि अपनी जमीन किसी को नहीं देनी है, तो यह निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इनके गांव में ऐसे बहुत सारे लोग थे या फिर कुछ लोग थे जिनको कोई नहीं था, मतलब खुद के बेटे या फिर बेटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जमीन जायदाद अपने भाइयों को या फिर रिश्तेदारों के नाम कर दी। लेकिन उन रिश्तेदारों ने जमीन तो ले ली, लेकिन बुढ़ापे में इन लोगों को अकेले छोड़ दिया, इनको अच्छे से देखभाल नहीं की। इसीलिए उनके जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी मतलब वारिस को लिख दी थी। शायद वो खुद के बेटे हो सकते हैं या फिर भाइयों के बेटे हो सकते हैं, बहन के बेटे हो सकते हैं। इनके नाम तो जायदाद कर दी, लेकिन इन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को अच्छे से नहीं संभाला था और अंत में उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कुत्ते का जीवन हो गया मतलब कुत्ता जैसे दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरता है, गली में, मोहल्ले में, यहाँ वहां रोटी पाने के लिए तड़पता है। ठीक उसी प्रकार से इन बूढ़े माँ बाप की हालत इन लोगों ने की थी। बच्चों, ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, जो बूढ़े माँ बाप का जो हाल करते हैं लोग, बहुत बुरा, तो हमारे समाज में भी बहुत बार ऐसे ही होता है। हम भी देखते हैं, या फिर अगर हमने रियल लाइफ में नहीं देखा है तो हम टीवी में भी देखते हैं, या फिर हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई है, या फिर बहुत बार हुआ है कि कुछ जो जवान बेटे हैं वह अपने माँ बाप की जमीन या फिर जो प्रॉपर्टी है, फ्लैट या फिर और कुछ संपत्ति हो सकती है, वो तो हथिया लेते हैं, वह तो अपने नाम पर लिख देते हैं, लेकिन बाद में बुढ़ापे में उनको अच्छे से बिल्कुल नहीं संभालते हैं। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि जिन माता पिता ने हमें बचपन में इतना अच्छे से संभाला था, जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया था और आगे बढ़ना सिखाया था, हमारा अच्छे से संभाल किया था, ऐसे ही माता पिता को हम अंत में इस तरह से दर दर की ठोकरें खाने के लिए तड़पा दे, ये बिल्कुल ही बुरी बात है, यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हमें भी अपने जीवन में
किसी के भी साथ ऐसे नहीं करना है। अगर हम बड़े हो जाते हैं, हमारे कोई बूढ़े माता पिता है या फिर घर के जो दूसरे फैमिली मेंबर्स जिनको हमारे सहारे की जरूरत है, उन्हें हमें सहारा अवश्य देना चाहिए। किसी हमारे घर के फैमिली मेंबर्स को दर दर की ठोकरें खाने के लिए तड़पते नहीं देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये भी अच्छे सीख मिलती है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हमें अच्छे से संभालना चाहिए। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। हरिहर काका जो थे वह बिल्कुल भी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस बदलाव को बिल्कुल समझ लिया, क्योंकि उनके सामने गांव के कुछ उदाहरण थे जिन लोगों ने अपनी जमीन अपने बच्चों को या फिर भाई के बच्चों के नाम पर कर दी और बाद में इनकी बहुत बुरी हालत हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने उन लोगों का उदाहरण सामने रखते हुए यह निर्णय लिया कि जीते जी अपनी जमीन किसी को भी हम नहीं देंगे, ना ही महंत को देंगे, ना ही किसी मठ को, किसी को दान नहीं करेंगे और अपने भाइयों को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें ही मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत। फिर उन्होंने क्या किया, अपने भाइयों को प्यार से समझा दिया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी जमीन अपने आप मेरे वारिस के तौर पर आपको मिल जाएगी, तो लिखने की क्या जरूरत है। और वो कहते हैं कि कहीं अपनी जमीन या फिर संपत्ति में ऊपर लेकर तो नहीं चला जाऊंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरा सब तुम्हें ही होने वाला है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। टोह मतलब खोज में रहने लगे। जहां कहीं एकांत पाते कहे उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम ने देन नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बय कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। मतलब यहाँ पर एक और तो भाई थे जो कि उनकी जमीन हथियाना चाहते थे, दूसरे और महंत थे और वह उनकी टोह में मतलब हमेशा खोज में रहते। अगर कहीं हरिहर काका एकांत में मिलते हैं तो उनको बहलाकर फुसलाकर उनकी जमीन लिख कर दे, मठ के नाम या फिर उनके खुद के नाम या फिर जो ठाकुरबाड़ी है उसके नाम। इसलिए वो समझाते थे कि विलंब मतलब देर मत करो, शुभ काम में देरी नहीं करती है, और चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बय कर दो। बय मतलब वसीयत कर दो, अपनी पूरी जो जायदाद है ठाकुर जी के नाम कर दो। और इस तरह से वो समझाने लगे, फिर इनको ये इमोशनल करने लगे कि अगर तुम ठाकुरबाड़ी को दान दोगे तो ठाकुरबाड़ी पर तुम राज करोगे और फिर भगवान जी भी बहुत खुश हो जाएंगे कि तुमने इतना बड़ा दान दिया है। तो वो खुश होकर तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए सीधा स्वर्ग से विमान आएगा और तुम देवलोक को मतलब तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी भी इंसान को लेने के लिए कोई भगवान विमान वगैरह नहीं छोड़ते हैं, और इंसान के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार हमारा आगे का जीवन होता है। तो हमें हमारे कर्म अच्छे करने चाहिए, किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये भी हमें सीख मिलती है, जिस तरह से ये महंत जी अपनी बातों में इस हरिहर काका को बहला रहे थे, फुसला रहे थे, तो हमें भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक उसी तरह से हरिहर काका भी महंत जी के बातों में बिल्कुल नहीं आए हुए थे, क्योंकि लेखक ने उनको बहुत ही अच्छे से समझाया था। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना कहते। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही। ठीक जिस तरह से भाई को उन्होंने समझा दिया था, ठीक उसी तरह से महंत जी को भी समझा रहे थे। एक तो वो हाँ भी नहीं कह रहे थे और ना भी नहीं कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि और इसलिए वो महंत जी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, क्योंकि उनके भाई जो अभी उनसे झूठ मूठ का ही सही लेकिन प्यार कर रहे थे, उनका अच्छे से ख्याल रख रहे थे, वो सिर्फ महंत की कृपा से, ऐसा हरिहर काका का मानना था। क्योंकि महंत ने महंत के यहाँ रूठ कर चले गए थे, तब भाई को टेंशन आ गया था सारे भाइयों को कि शायद ये अपनी जमीन महंत को दान दे देंगे, इसलिए उन्होंने डर कर ही सही लेकिन हरिहर काका का ख्याल रखना स्वार्थ की वजह से शुरू कर दिया था। तो वो हरिहर काका महंत जी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे। और हाँ,
कहते तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपने जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे और उनको ना कहकर हरिहर काका को महंत जी का दिल नहीं दुखाना था और हाँ कहकर वह देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वह बहुत ही जागरूक मतलब बहुत ही सतर्क या फिर अवेयर हो गए थे कि अपनी जायदाद किसी को नहीं देनी है। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, हरिहर काका की चिंताएं भी बढ़ती गई, क्योंकि महंत जी डर गए थे और भाई भी डर गए थे कि तुरंत जमीन जल्दी से हमें हमारे नाम पर कर लेनी चाहिए। तो जैसे महंत जी ये सोच रहे थे कि ये चिड़िया तो हमारे जाल में फंस ही गई थी, लेकिन अचानक से चिड़िया बाहर चली गई। मतलब हरिहर काका को उनके कहने में आए हुए थे जब वे रूठकर उस ठाकुर बाड़ी में चले गए थे, लेकिन भाई समझाकर उनको लेकर चले गए फिर से घर में। और वो ये सोच रहे थे कि हरिहर काका और बहुत ही धर्म संकट मतलब क्या किया जाए या फिर क्या नहीं किया जाए। मतलब अपने भाई तो अपने हैं, खून का रिश्ता है, और महंत जी जो है वो भी मंदिर के काम करते हैं या फिर ठाकुर बाड़ी के यहाँ ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमें भी कुछ दान पुण्य करना चाहिए। मतलब इस तरह से वो कंफ्यूजन में थे, धर्म संकट में थे हरिहर काका। इस तरह से वो महंत जी सोच रहे थे। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। मतलब देखो, दुनिया के लिए तो ये महंत है। हम सोचते हैं कि मंदिर के बहुत बड़े पुजारी है, महंत है, लेकिन इनके मन में भी पैसों का स्वार्थ है, लालच है। अब इनका यह कहना था या फिर यह मन में सोच रहे थे कि अब ठाकुर जी को दान देने के लिए हरिहर काका शायद तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वह अपने भाई के माया मोह में मतलब रिश्तों के जाल में वो फंस गए हैं। खून का रिश्ता है, शायद वो अपने भाई को भी जमीन दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोच लिया कि प्लानिंग बना दिया कि हरिहर काका का अपहरण किया जाए, उनको किडनैप किया जाए और फिर जबरदस्ती उनसे जमीन लिखवा दी जाए, और दूसरा कोई विकल्प मतलब पर्याय या फिर ऑप्शन उनको दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो कहते हैं कि हम अब हरिहर काका का अपहरण करेंगे और बाद में हरिहर काका स्वयं राजी हो जाएंगे, उनको अच्छे से समझाएंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करके उनके साथ बातचीत करेंगे, तो हरिहर काका स्वयं खुद राजी हो जाएंगे। राजी होना मतलब तैयार हो जाना। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं, और जो महंत है मतलब दुनिया के लिए तो महंत है, साधु संत है, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है, बिल्कुल ही लड़ाकू मतलब लड़ने वाले, और दबंग प्रकृति के। दबंग मतलब बहुत ही किसी को दबने वाले वो नहीं थे, किसी को डराने वाले ऐसे वो थे। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए, और उनकी जो योजना थी मतलब जो उनका प्लानिंग था उसको कार्य रूप में मतलब एक्शन में परिणत मतलब उनको कन्वर्ट करने के लिए या फिर कार्य रूप में लेने के लिए वह जी जान से जुट गए। मतलब काफी मेहनत करने लगे इस काम में। उन्होंने साथी जो उसी मंदिर के यहाँ कुछ पुजारी है या फिर वहां पर काम करने वाले लोगों को उन्होंने अपने साथ में ले लिया। हालांकि यह सब गोपनीयता मतलब किसी बात को बहुत ही संभाल कर रखना, किसी को न बताना या फिर सीक्रेट कहते हैं हम उसको इंग्लिश में, का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। मतलब इतना बड़ा प्लानिंग वो कर रहे थे हरिहर काका का अपहरण करने का, लेकिन किसी को भी खबर नहीं थी। इसकी भनक उनके भाइयों को भी नहीं थी। भनक मतलब किसी बात का अंदाजा। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। अब एक दिन रात में उन्होंने अपने जो प्लानिंग था उसको नतीजा या फिर परिणाम करने का ये उन्होंने सोच लिया, और आधी रात को वह ठाकुरबाड़ी के जो सारे साधु संत है जो इस प्लानिंग में शामिल थे और उनके जो पक्षधर है मतलब उनके साथ में मिले हुए लोग थे,
वह ठाकुर बाड़ी में आ पहुंचे और सारे साहित्य जैसे कि भाला, बंदूक वगैरह ये सब लेकर आ गए और लेस मतलब लेकर अचानक से वह आ गए। और हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। अप्रत्याशित मतलब अचानक हुआ जो हमला है उसके लिए उनके भाई बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के घर में चोर आते हैं, अचानक से गुंडे डाकू आ जाते हैं, तो वो लोग तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनको पहले से पता नहीं होता है कि हमारे घर पर ये हमला होने वाला है। तो ठीक उसी तरह से हरिहर काका के भाई भी बिल्कुल तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। मतलब हरिहर काका के भाई तैयारी कर या फिर जो उनके लोग हैं, उनके बेटे हैं, भाई हैं, उन सभी को तैयार कर या फिर किसी को मदद की गुहार मतलब किसी को मदद के लिए पुकारना या फिर किसी को बुलाना, इस कार्य में जुट जाए तब तक, क्योंकि इनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी और महंत पूरे तैयारी के साथ आए हुए थे और उन्होंने आक्रमण भी किया और उनको हरिहर काका को पीठ पर लाद कर चंपत हो गए मतलब भाग गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न ही सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। मतलब इतनी बड़ी घटना, दरअसल ये बहुत बड़ी घटना है, किसी बूढ़े व्यक्ति का अपहरण करना पैसों के लिए या फिर जायदाद के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी घटना हो गई थी गांव में। और छोटे गांवों में अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो पूरा गांव खुद का काम धाम छोड़कर चर्चा करने लगता है, क्योंकि गांवों में ऐसी बड़ी घटनाएं ज्यादा तौर पर नहीं होती हैं, क्योंकि गांव का वातावरण या फिर माहौल बहुत अच्छा होता है। शहरों में आए दिन इस तरह से हाथ से किसी का अपहरण करना, किसी का खून करना, यह हो जाता है, लेकिन गांवों में उतना नहीं होता है। गांवों में आज भी सादगी है या फिर गांवों में आज भी बहुत अच्छा वातावरण है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई थी तो उनके सारे जो शुभचिंतक मतलब उनका भला चाहने वाले जो लोग हैं वो वह उनके यहाँ जुटने लगे मतलब उनके यहाँ आने लगे, हरिहर काका के यहाँ। लेकिन अन्य लोग अपने दालान मतलब आंगन और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। आहट लेने मतलब चुपचाप से सुनने लगे कि इनके घर में क्या हो रहा है, अब हरिहर काका के भाई क्या करने वाले हैं, कोई पुलिस वाले उनके घर पर आने वाले हैं क्या। इस तरह से वो अपने घरों से देखने लगे। दरअसल हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, अगर आजू बाजू में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती है या फिर कोई बड़ा झगड़ा हो जाता है तो लोग बीच में नहीं पड़ते हैं, झगड़ा छुड़वाने के लिए उतना नहीं चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन अपने आंगन से या फिर अपने गैलरी से देखने लगते हैं कि पड़ोस वालों के घर में क्या चल रहा है। हम इस कहानी का जो अगला हिस्सा है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।